बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 196 किस्सा सुन चुके हैं और अब 197 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने बड़ी मायूसी के आलम में सोचा, ये भी तो मुमकिन है कि एल्दे फौरन ने मुझसे गलत बयानी की हो और इस हट से डी फोस्टर का कोई ताल्लुक ही ना हो, बल्कि वहाँ रूसी ही रहते हों। मैं मजीद वक्त जाया किए बगैर वापस उसी कमरे में आ गया और उन चारों रूसियों की जामा तलाशी ले डाली। उनमें से 3 के पास उनके शिनाख्ती कागजात बरामद हुए, जिनसे जाहिर होता था कि उनका ताल्लुक KGB से है। ये बात बाइस हैरत थी कि इन्हें हलाक करने वाले ने उनके कागजात गायब करके उन्हें नाकाबिले शनाख्त बनाने की कोशिश क्यों नहीं की। ताहम वो कागजात मेरे लिए तो बेमैनी थे। चुनांचे मैंने उन्हें वापस उन्हीं की जेबों में ठोंस दिया और वहां से वापसी के लिए पलट पड़ा। हट का दाखिली दरवाजा खोलकर मैंने बाहर का जायजा लिया। लोग बदस्तूर तफरियात में मगन थे, किसी ने हट की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। मैंने हट से बाहर निकलकर दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। बाहर निकलकर मैंने एक बार फिर दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, लेकिन कोई मशकूक शख्स नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक मेरी निगाह एक कार पर पड़ी जो अभी अभी इसी इलाके में दाखिल हुई थी। न जाने क्यों मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कार हट की तरफ ही आ रही हो। मैं बहुत तेजी से हरकत में आया और वहां से हट गया, लेकिन एक और हट की आड़ में रुककर जायजा लेने लगा। कार उसी हट के पहलू में आकर रुकी और उसमें से 2 अफराद उतरकर हट में दाखिल हुए। बाकी अफराद कार में ही बैठे रहे। मैं अंदाजा ना लगा सका कि उन लोगों का ताल्लुक किस मुल्क से हो सकता है। अब मेरा वहां रुकना बेकार था। चुनांचे मैं वापस उसी जानिब चल पड़ा जहां मैंने अपनी कार पार्क की थी। कार स्टार्ट करके मैं एवरग्रीन से आगे चल पड़ा। वहां चारों तरफ खेत बिखरे हुए थे, जिनके दरमियान पक्की सड़कें नजर आ रही थी। कहीं कहीं छोटे छोटे खूबसूरत मकानात भी थे जो यकीनन किसानों ही के रहे होंगे। मैं खेतों के दरमियान से गुजरता उस सड़क पर पहुंच गया जो बल खाती हुई पहाड़ी के ऊपर जा रही थी। मैं एहतियात से ड्राइविंग करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद मैंने अकबनुमा आईने में उसी कार को देखा जो कुछ ही देर कबल हट के सामने रुकती नजर आई थी। उस कार को देखते ही खतरे का एहसास मुझे महसूस होने लगा। यकीनन कोई ऐसी गलती मुझसे जरूर सरजद हुई थी जिसकी बिना पर वो लोग मेरे पीछे लग गए थे। इब्तिदा में तो कार की रफ्तार सुस्त थी, वो लोग फासले से मेरा ताकुब कर रहे थे, लेकिन कुछ आगे जाकर जब सड़क तंग होना शुरू हुई तो उसकी रफ्तार में इजाफा होता चला गया। ऐसा मालूम होता था कि वो लोग कुछ कर गुजरना चाहते हैं। दफदन अकबी कार से एक फायर हुआ और गोली कार की छत से टकराई। उसके फौरन बाद दूसरा फायर हुआ और ये गोली ड्राइविंग सीट के बराबर वाले दरवाजे पर लगी। मैंने कार की रफ्तार में मजीद इजाफा कर दिया, लेकिन ये इस मसले का हल नहीं था क्योंकि पिछली कार की रफ्तार भी बढ़ गई थी। दरमियानी फासले में इजाफा नहीं हो सका था, लेकिन इतना जरूर हुआ कि फायरिंग वक्ती तौर पर रुक गई। सड़क और भी तंग हो गई थी और उस पर जल्दी जल्दी मोड़ आ रहे थे, इसलिए पिछली कार वालों को फायर करने का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद मोड़ खत्म हो गए और काफी दूर तक सीधी सड़क नजर आने लगी। उसी वक्त मैंने बहुत तेजी से एक फैसला किया। उन लोगों के साथ ज्यादा देर आंख मचोली नहीं खेली जा सकती थी। बेहतर यही था कि उनसे खुलकर मुकाबला कर लिया जाता। चुनांचे मैंने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और उसे किनारे लगाकर खुद नीचे उतर आया और पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया। शायद आधे मिनट के अंदर अंदर पिछली कार ने मोड़ काटा और जैसे ही वो सामने आई मैंने उसके अगले पहियों में से एक को निशाना बनाया। मुझे अंदाजा ना हो सका कि वजह क्या थी, लेकिन मेरा निशाना खता हो गया। मैंने तेजी से दूसरा फायर किया। इस बार मैंने विंडशील्ड को निशाना बनाया था। कार का सामने का शीशा चिकना चूर हो गया, लेकिन उसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया और रुख तो पहले ही मेरी तरफ हो गया था। मेरे पास तीसरा फायर करने का वक्त नहीं था। कार मेरे ऊपर चढ़ी चली आ रही थी। मजबूरन मुझे नशेब में छलांग लगाना पड़ी। पहाड़ी ढलवान पर नन्ही नन्ही खूदरू झाड़ियां उगी हुई थी, उनमें से बात खारदार भी थी। मैं उनसे उलझता हुआ लुढ़कता चला गया। मैं अपना तवाज़ुन खो बैठा था। मेरे एक हाथ में पिस्टल था जिसे मैं किसी कीमत पर नहीं गंवाना चाहता था। दूसरे हाथ से मैंने किसी झाड़ी को पकड़ने की नाकाम कोशिश की। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे अब मैं संभल नहीं सकूंगा और किसी गहरी खाई में ही जाकर रुकूंगा, लेकिन फिर कुदरत को मुझ पर रहम आ गया और मेरी राह में एक बड़ी झाड़ी मुदाहम हो गई। मेरे जिस्म को शदीद झटका लगा, लेकिन मैंने शदीद जिद्दोजहद करके अपने आवाज बहाल रखे। मेरा ताकुब करने वाली कार के ड्राइवर ने मुझे अचानक छलांग लगाते देखा तो उजलत में इज़्तिरारी तौर पर उसने स्टीयरिंग इसी सिमत मोड़ दिया जिधर मैंने छलांग लगाई थी।
फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ब्रेक लगाकर कार को रोकने की कोशिश की, मगर इतनी तेज रफ्तारी पर ब्रेक लगाना और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। कार बेकाबू होकर नशेब में लुढ़कने लगी। मैंने अपनी आंखों से उसे पत्थरों और चट्टानों से टकराकर नशेब में गिरते देखा। लोहे की बॉडी के पथरीली चट्टानों से टकराने की वजह से चिंगारियां उड़ रही थी। कार के लुढ़कने की रफ्तार लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी और फिर मेरे देखते ही देखते कार मुझे तकरीबन 50 फीट गहराई में एक नुकीली चट्टान पर जा गिरी। कार में बैठे हुए अफराद में शायद इतनी ताकत भी नहीं रह गई थी कि वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश भी कर पाते। अगर वो होश में होते तब भी शायद वो कार से ना निकल पाते, इसलिए कि कार में आग लग गई थी। चंद लम्हे बाद कार का पेट्रोल टैंक एक जोरदार धमाके से फटा और कार धड़ाधड़ जलने लगी। मैं खामोशी से कार की तबाही का मंजर देखता रहा। उसके अंदर मौजूद अफराद रोस्ट हो चुके थे। मैं झाड़ी में उलझा हुआ था। मैंने खासी जिद्दोजहद के बाद खुद को उस झाड़ी से निकाला और उठ खड़ा हुआ। मेरे कपड़े गर्द में अट गए थे और जिस्म पर जा बजा खराशें पड़ गई थी। मैंने संभल संभल कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। सड़क तक पहुंचते पहुंचते खासा वक्त सर्फ हो गया, लेकिन मैं इस बात पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि इसी दौरान वहां से कोई नहीं गुजरा था, वरना मैं मजीद मुसीबत में पड़ सकता था। मैं बोझल कदमों से चलता हुआ कार तक पहुंचा और ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर ढेर हो गया। वो कार मुझे इस वक्त बहुत बड़ी नेमत मालूम हो रही थी। काफी देर तक मैं सीट पर बैठा अपने कपड़ों में से कांटे चुनता रहा। फिर मैंने अकबनमा आईने का रुख अपनी जानिब करके उसमें अपना चेहरा देखा। मेरा चेहरा न सिर्फ गर्दो गुबार से हटा हुआ था, बल्कि चेहरे पर कई खराशें भी नजर आ रही थी। मैंने टिश्यू पेपर निकालकर अपने चेहरे की झाड़ पूंछ की, फिर लिबास से भी गर्द झाड़ी और स्टीयरिंग पर आ बैठा। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। एवरग्रीन में डिफोस्टर नहीं मिल सका था। न सिर्फ ये बल्कि सूरत-ए-हाल एक नया रुख इख्तियार कर गई थी। जिस हट में डिफोस्टर को होना चाहिए था वहां से 4 रूसियों की लाशें बरामद हुई थी। इससे ये बात तो करीम कियास ही लगती थी कि अगर डिफोस्टर हाथ नहीं आ सका, लेकिन उस हट से डिफोस्टर का ताल्लुक था, वरना वहाँ रूसियों का क्या काम था, और रूसी भी वो जिनका ताल्लुक GBC से था। होटल वापसी तक सारे रास्ते मेरे ज़हनी ख्यालात में उलझा रहा। डिफोस्टर की तलाश का काम अब मुझे नए सिरे से शुरू करना था और फिलहाल मेरे हाथ में डोर का कोई सिरा भी मौजूद नहीं था। होटल वापस पहुंचकर मुझे काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि कमरे की चाबी मैं अपने साथ ही ले गया था। ये भी अच्छा ही हुआ था, वरना जो भी मेरा हुलिया देखता तरह तरह के सवाल जरूर करता और मुझे उन लोगों को मुतमईन करने के लिए झूठ का ही सहारा लेना पड़ता। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने चाबी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, मगर फिर अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि कमरे का दरवाजा तो मुकफ्फल नहीं है, वो जरा सा खुला हुआ था। मैं अपनी जगह मुंजमद सा होकर रह गया। मेरे कमरे में कोई मौजूद था। मैंने पिस्टल निकालकर हाथ में लिया और फुर्ती से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक नौजवान खूबरू लड़की और तकरीबन 40 बरस का एक मर्द मौजूद था। वो दोनों जिस तरह एक दूसरे में गुम थे, उसे देखकर मैं ठिठक गया, लेकिन उन्होंने भी कमरे में मेरी आमद को महसूस कर लिया था। वो हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलहदा हो गए और फिर मेरे हाथ में दबे हुए पिस्टल को देखकर वो दोनों ही दहशत ज़दा हो गए। लड़की के हल्क से सुरीली चीखें बरामद होने लगी। खामोश रहो, मैंने जोर से कहा, मगर उसकी तो गिग्गी बंद गई थी। तुम कौन हो? मर्द ने खौफ ज़दा लहजे में पूछा। ये सवाल तो मुझे तुम लोगों से करना चाहिए, मैंने सर्द लहजे में कहा। बताओ कौन हो तुम? लड़की के हल्क से चीखें निकलना बंद हो गई थी और अब वो दोनों गुमसुम खड़े मुझे देख रहे थे। मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने कहा और इधर उधर देखता हुआ 2 कदम आगे बढ़ा। लड़की मुझे इस तरह आगे बढ़ते हुए देखकर दहशत ज़दा होगी। नहीं नहीं प्लीज। उसने दोनों हाथ सामने की तरफ फैलाए और सोफे पर गिर पड़ी। मैंने पूछा, तुम कौन लोग हो? मैंने सफाकी से कहा, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो तुम खुद जिम्मेदार होगे। मर्द के चेहरे पर बेबसी नजर आई। मैं बता तो दूं जनाब, उसने मुर्दा से लहजे में कहा, लेकिन इससे मुझे नुकसान पहुंच जाएगा। तो फिर ठीक है, तुम मुझे कुछ मत बताओ। मैंने पिस्टल वाला हाथ फिजा में बुलंद किया। ठहरिए जनाब, मैं महकमे जंगलात में मुलाजिम हूँ। बहुत खूब, मैंने उससे घूरा। और ये लड़की कौन है? मर्द के चेहरे पर पसीने के कतरे उभर आए थे। हम दोनों एक ही महकमे में काम करते हैं जनाब, उसने हिचकिचाते हुए कहा। मैं मान लेता हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम दोनों की यहाँ इस कमरे में मौजूदगी का क्या मकसद है? हम लड़की के मुंह से इसके सिवा कुछ ना निकल सका।
जवाब दो। मैंने एक बार फिर पिस्टल लहराया। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं जनाब, लड़की ने हांफते हुए कहा और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। मोहब्बत करते हो तो करो, मैं क्या करूं? मैंने बन्ना कर कहा। इस पूरे शहर में मोहब्बत करने के लिए यही कमरा रह गया था। मैं तो आजाद फिजाओं की दिलदादा हूँ जनाब। हुसैन कुदरती मनाजर मेरी कमजोरी है मगर मजबूरी है जनाब। वहाँ हम दूसरों की नजरों में आ जाते हैं। दूसरों की नजरों में? मैंने हैरत से कहा। मुझे उन दोनों पर गुस्सा आने लगा था। मालूम नहीं वो मुझे किस किस्म की कहानी सुना रहे थे। वहाँ तो कोई आंख उठाकर किसी की तरफ देखता ही नहीं था। जी हाँ, मर्द ने कहा। पहले हम लोग तफरीही मुकामात का इंतखाब किया करते थे मगर वो इतलात मेरी बीवी तक पहुंच गई। बीवी? बैम खाना अंदाज में मुंह फाड़ कर रह गया। वो बहुत हसदाना फितरत की मालिक है, लड़की बोली। अपने शोर के नजदीक किसी लड़की का वजूद बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, इसलिए अब हम ऐसे मुकामात पर एक दूसरे से मिल लेते हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक मासूम औरत की जिंदगी से खेल रहे हो, मैंने वसीले लहजे में कहा। आप गलत समझ रहे हैं जनाब, लड़की ने एहतजाजी अंदाज में कहा। मुझे इतना कम ज़र्फ तो ना समझिए। हमारा आपस में शादी करने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं है। शादी करने का इरादा नहीं तो फिर ये सब क्या है? मैंने झिंझलाए हुए अंदाज में कहा। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते जनाब, लड़की ने शर्माते हुए कहा। इसलिए हमने फैसला किया है कि हमेशा छुप कर एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? मैंने मर्द से पूछा। मैं दोनों से यकसा मोहब्बत करता हूँ जनाब, एक को भी नहीं छोड़ सकता। और इसकी सबसे बेहतर सूरत यही है कि हफ्ते में एक बार छुप कर एक दूसरे से मिल लिया करें ताकि दिलों की तस्कीन भी होती रहे और मेरी बीवी को भी किसी जज्बाती सदमे से दो चार ना होना पड़े। तुम दोनों जहन्नुम में जाओ, मैंने दांत पीस कर कहा। और फिर दफादन मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो इनसे मालूम करना था कि मेरे कमरे में कैसे आ गए, और मैं उनसे इस अमकाना गुफ्तगू में उलझ गया था। मुझे खुद पर सख्त गुस्सा आया और मैंने बन्ना कर कहा, तुम्हें मालूम है कि यह कमरा मेरे नाम पर बुक है। मेरी बात सुनकर मर्द के चेहरे पर जल्जले के आसार नजर आए। मगर हमने तो ये कमरा काउंटर से हासिल किया है जनाब, उसने कहा। झूठ बोलने की तमीज पैदा करो, मैं दहाड़ा। एक कमरा दो लोगों को कैसे दिया जा सकता है? हम झूठ नहीं बोल रहे, मर्द ने बुखला कर कहा। आप चाहें तो काउंटर से तस्दीक कर लें। तुमने ये कमरा कब हासिल किया था? अभी थोड़ी देर पहले की बात है जनाब, लड़की बोली। मैं हैरान रह गया। उनके अंदाज से हरगिज़ मालूम नहीं होता था कि उन्होंने मुझसे कोई झूठ बोला है। फिर मेरी निगाह ने कमरे का तवाफ किया। वहां से मेरा सारा सामान गायब था और अब सिर्फ एक जनाना हैंडबैग और एक ब्रीफकेस के अलावा कमरे में सामान के नाम पर और कुछ नहीं था। मैं बुरी तरह चकरा कर रह गया। मालूम नहीं क्या माजरा था। मेरी अदम मौजूदगी में कमरा किसी और को दे दिया। न सिर्फ ये बल्कि वहां से मेरा सामान भी गायब कर दिया गया। उन दोनों ने मुझे जो बातें बताई वो सब की सब हकीकत पर मबनी मालूम होती थी, और उनके बयान की सबसे बड़ी तायद तो इस बात से होती थी कि उन्होंने कमरे का दरवाजा तक बंद करने की जहमत नहीं की थी। अगर तुम दोनों ने मुझसे गलत बयानी की है तो अभी बता दो, वरना बाद में मैं तुम दोनों को मौत की नींद सुला दूंगा, मैंने पिस्टल को जुम्बश देकर कहा। खौफ से उन दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए। लड़की खुशामदाना अंदाज में बोली, नहीं सर नहीं, आप जो कुछ यहाँ से ले जाना चाहें ले जाएं, हम मुजामत नहीं करेंगे, लेकिन ये कमरा हमें होटल काउंटर से ही मिला है, हमें क्या मालूम था कि। मैं चिल्लाए हुए अंदाज में वापस पलटा। ख्याल था कि होटल को हिलाकर रख दूंगा। होटल वालों ने गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी थी। मैंने कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि एक वेटर नजर आ गया। आप इस कमरे में कैसे दाखिल हुए थे सर? वेटर ने मोदबाना अंदाज में कहा। मैंने खूनख्वार अंदाज में वेटर को देखा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम लोगों को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। मेरा कमरा मेरी इजाजत के बगैर किसी और को कैसे दिया गया, जबकि इसकी चाबी भी मेरे पास है? चाबी आपके पास कैसे हो सकती है जनाब? वेटर ने हैरत से पलके झिपकाते हुए कहा। आप तो कमरे की चाबी काउंटर पर वापस करके कमरा खाली करके गए थे। मैंने जेब में हाथ डालकर चाबी निकाली और उसे वेटर के मुंह पर रखते हुए बोला, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वेटर ने जवाब में जो हरकत की वो मुद्हिका खेज भी थी और हैरत अंगेज भी। उसने मुंह खोलकर चाबी दांतों से पकड़कर मेरे हाथ से छीन ली और फिर उसने बड़े इत्मीनान से चाबी अपनी जेब में डाल ली। सर, अब आपके पास चाबी कहाँ है? उसने मुझसे कहा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं आपे से बाहर हो गया। जी हाँ, मेरे साथ आइए, वेटर ने पुरसुकून अंदाज में कहा और वापसी के लिए मुड़ गया।
मैं उसीलिए अंदाज में उसके साथ आगे बढ़ा। मैं शदीद जिल्लाहट में मुबतला था। वेटर का पुरसुकून अंदाज मेरे गुस्से को और भी हवा दे रहा था। हम कॉरिडोर से गुजरकर सीढ़ियों तक पहुंच गए और वो यूं नीचे उतरने लगा जैसे मैं उसके साथ मौजूद ही नहीं हूँ। गुस्से की एक शदीद लहर मुझ पर हमला आवर हुई और मैंने अकब से उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? मैंने उसके कॉलर को झटका देकर कहा। पहले मुझे चाबी वापस करो वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मेरा कॉलर छोड़िए जनाब, वेटर ने बुखला कर कहा। मेरा कसूर क्या है? सब कुछ तो मैडम एक्स की हदायत के मुअज्जब हुआ। क्या? मैंने हैरत से कहा और वेटर ने बड़ी आसानी से मेरे हाथ से अपना कॉलर छुड़ा लिया। जी हाँ, और मुझे हदायत की गई कि मैं आपको लेकर उनके पास पहुंच जाऊं। कौन मैडम एक्स? मैंने हैरत के झटके से संभलते हुए कहा। वही जो आपसे मोहब्बत करती हैं। क्या मैं आपको उनका पूरा नाम बताऊं जैसा कि मुझे बताया गया है? वेटर ने कहा और मैं उसे घूरने लगा। वेटर ने मुस्कुराते हुए सर खम कर दिया। तुम कौन हो? मैंने सख्त लहजे में उससे पूछा। मैडम एक्स का एक अदना गुलाम, वेटर ने मोदबाना अंदाज में कहा। उन्होंने जो जिम्मेदारी मेरी सुपुर्द की है उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। वो खुद कहाँ है? बाहर एक कार मौजूद है। मैं होटल की मुलाजमत छोड़कर आपकी ड्राइवरी करूंगा, मेरे साथ आ जाइए। मेरा ज़हन एक बार फिर उलझनों का शिकार हो गया। मालूम नहीं कि वो कौन था, सच बोल रहा था कि या कोई चाल चल रहा था। जो कुछ उसने मुझे बताया उसके पेशे नजर बज़ाहिर तो उसका ताल्लुक किसी मुखालिफ ग्रुप से नहीं हो सकता था, लेकिन यह भी तो मुमकिन था कि तहजीब किसी के जाल में फंस गई हो और उस पर तशद्दुद करके उससे मेरे बारे में मालूमात हासिल कर ली गई हो। इस ख्याल ने मुझे मुज़तरिब कर दिया। अगर ऐसा है तो मेरा उसके साथ जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तहजीब अगर किसी चक्कर में फंस गई है तो उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। चुनाचे मैं वेटर के साथ चल पड़ा। वेटर ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर पी कैप अपने सर पर रख ली। सफेद वर्दी में तो वो पहले ही था। सफेद टोपी ओढ़कर वाकई ड्राइवर लगने लगा। मैंने अगली सीट संभाल ली। कार चल पड़ी। मुझे हैरत थी कि कितनी आसानी से मेरा सामान गायब करके उन्होंने मेरा कमरा वापस कर दिया था। थोड़ी देर बाद मैंने ड्राइवर से सवाल किया, कमरे की चाबी तो मेरे पास थी, फिर तुमने कमरा होटल वालों को कैसे वापस कर दिया? दूसरी चाबी भी बनवाई जा सकती है जनाब, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आप जैसे आदमी को ऐसा सवाल करना जेब नहीं देता। बकवास मत करो, मैंने उसे झिड़क दिया। मेरा सामान कहाँ है? घर वाली के पास। मेरा मतलब है उनके पास जो आपके सामान की हकदार है। मैं चौंक कर उसे घूरने लगा। गुस्से और जिल्लाहट में मैंने उसके कदो कामत पर गौर नहीं किया था। गो कि वो मेरे लिए अजनबी था, मगर शक्ल से वो मुकामी ही लगता था। लेकिन कोई भी मुकामी शख्स मेरे और तहजीब के बारे में इतनी बेतुकल्फी से बात नहीं कर सकता था। मैंने उसकी आवाज पर गौर किया तो मुझे अंदाजा हो गया कि आवाज बनाकर बोलने की कोशिश की जा रही है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैं किसी कदर मुतमईन हो गया, लेकिन मैं हैरान भी था। ताहम मैंने हर ख्याल ज़हन से झटक कर इधर उधर देखा। मुझे तफरीह सूझ रही थी। कार एक सड़क पर दौड़ रही थी। मैं कार की किसी मुनासिब सी जगह पहुंचने का इंतजार करता रहा। काफी दूर चलने के बाद एक चौराहे से कार एक मुजाफाती सड़क पर मुड़ गई। ये सड़क सुनसान पड़ी थी और इस पर नशेबो फराज बहुत ज्यादा थी। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया। ड्राइवर की पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर थी। मैंने पिस्तौल की नाल उसकी गुद्दी से लगा दी। पिस्तौल की सर नाल ने ड्राइवर को चौंका दिया और कार की रफ्तार में अचानक ही इजाफा हो गया। ये पिस्तौल है, मैंने गर्रा कर उससे कहा। कौन सी साख्त का है? ड्राइवर ने सवाल किया। ये साख्त का भी है, बासानी गोलियां उगलता है। कार रोक कर सड़क के किनारे लगा दो। कार रोकने में देर हो जाएगी और मिस एक्स मेरे हुक्म की तामील करो वरना नुकसान उठाओगे। मेरे लहजे की सख्ती ने ड्राइवर को मजबूर कर दिया और उसने कार सड़क के किनारे करके रोक दी। स्विच ऑफ कर दो, मैंने अगला हुक्म दिया और उसने इस हुक्म की भी तामील की। कार से नीचे उतर जाओ, मैंने कहा। देर हो रही है सर, आपको पछताना पड़ेगा। नीचे उतर जाओ, जो कुछ तुमसे कहा जा रहा है उस पर अमल करो, मैंने सर्द लहजे में कहा। वो नीचे उतर गया। मैंने उसे पिस्तौल की जद पर ले रखा था और वो किसी भी तरह मेरे निशाने से नहीं बच सकता था। अपने कपड़े उतारो, मैंने इत्मीनान से कहा। जी? ड्राइवर ने हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे देखा। मैंने कहा है अपने कपड़े उतार दो। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? लेकिन सर पहले तो मैं बुरी आदतें नहीं थी आप में। तुम यूं नहीं मानोगे, मैंने कहा और पिस्तौल के ट्राइगर पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ठहरिए जनाब, ठहरिए, उसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। मैं कपड़े उतार रहा हूँ। उसके हाथ कोट के बटन पर पहुंचे और उसने कोट उतार कर मेरी तरफ बढ़ाया। वो मेरे और अपने दरमियान कोट की आड़ पैदा करना चाहता था, लेकिन मैंने हाथ बढ़ाकर कोट उससे छीन लिया।
वो पलटने ही वाला था कि मैंने एक फायर कर दिया। गोली उसकी पतलून को छूती हुई गुजरी। उसने दोनों हाथ सामने की तरफ फैला दिए। ये क्या कर रहे हैं जनाब? वो चीखा। आपको मुझ बूढ़े आदमी पर तरस नहीं आता? आखिर आप मुझ पर क्यों जुल्म करना चाहते हैं? मैंने एक जोरदार कहका लगाया। कमाल है, तुम इसे जुल्म कह रहे हो? अभी तो मैं तुम्हारा पूरा लिबास उतरवाऊंगा और उसके बाद तुम इसी हालत में कम अज कम 3 मील तक कार के आगे आगे दौड़ते हुए चलोगे। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इस वक्त हम तफरीह के मूड में हैं। चीज ज्यादती है जनाब, वो एहतजाजी लहजे में बोला। दूसरे की बेइज्जती करने का किसी को हक नहीं है। दूसरे की बेइज्जती करने का किसी को हक नहीं है। तमीज से बात करो बेअदब गुस्ताख शख्स। तुम मेरी तफरीह को ज्यादती करार दे रहे हो। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो दब से जमीन पर बैठ गया। बेहतर यही है कि आप मुझे 2-4 गोलियां मारकर बेहोश कर दें। जी हाँ, 2-4 गोलियों से तो मैं सिर्फ बेहोश ही हो सकता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि मेरे साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है। मेरे होंठों पर एक बेसाख्ता किस्म की मुस्कुराहट उभर आई। हद से ज्यादा चालाक बनने के जुर्म में मैंने उसे कहा। लानत है, वो बनाए हुए अंदाज में बोला। मैं कभी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। पहचान गए ना चीफ? अपने इस पिस्ता कद को क्या करोगे जो हर मौके पर तुम्हारी रुसवाई का सामान कर देता है? मैं बस कद ही से मारा गया। खैर कोई बात नहीं, कोट दे दें, उसने मुतमईन होकर कहा। मैंने कोट उसकी तरफ उछाल दिया। वो कोट पहनकर बुरा सा मुंह बनाए स्टीयरिंग पर जा बैठा। एक एक लम्हा कीमती है, उसने घड़ी देखते हुए कहा, और आपने कई मिनट जाया करवा दिए। मैडम इंतजार कर रही होंगी। तुम यहाँ कैसे आ मरे? मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। तुम्हारा यहाँ आने का तो कोई प्रोग्राम नहीं था। बस चीफ, मैंने आपसे अपना ताल्लुक तोड़ दिया है, बुढ़ ने रूठे हुए अंदाज में कहा। आप तो बार बार धोखा दे जाते हैं। अब मैं अली ग्रुप का एक अहम रुकन हूँ। आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये भी कोई बात हुई कि मैडम के मिलते ही बुढ़ 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। हद तो ये है कि मैडम की हमशक्ल के सामने भी आपने बुढ़ को नजरअंदाज कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे किस रवैये से इस हद तक तुम्हारी दिल आजारी हुई है कि तुम मुझे छोड़ने तक पर आमादा हो गए। मैंने हैरान होने वाले लहजे में कहा। अब खुद ही बताए ना चीफ, मुझे तंजीम आज़ादी फलस्तीन या अली ग्रुप से कोई दिलचस्पी थी? मैं तो सिर्फ अली यार खान का यार था, और इस ताल्लुक के सिलसिले में मुझे आपसे बेरुखी के सिवा और क्या मिला? क्या मैं इतना ही घटिया आदमी हूँ कि आपने मुझे किसी आम आदमी की तरह नजरअंदाज कर दिया? मुझे अफसोस है बूढ़, तुम्हें छोड़ने का हर किसी ये मतलब नहीं था कि मैंने तुम्हें आम आदमी की तरह समझ लिया। मैं एहतिजाज करता हूँ चीफ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि आपने अगर आइंदा बूढ़ को इस तरह नजरअंदाज किया तो आप उससे हाथ धो बैठेंगे। अच्छा, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ और ये बताओ कि तहजीब कहाँ है? मैंने उससे पूछा। बद तहजीबी का मुजाहरा तो आप खुद करते हैं चीफ, और पूछते मुझसे हैं कि तहजीब कहाँ है। मेरा क्या कसूर है? बूढ़ ने कहा और कार की रफ्तार बढ़ा दी। मुझे उसके अंदाज पर हंसी आ गई। फिर मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कब पहुंचे बूढ़? मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इस वक्त आपकी मुलाजमत में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओहो, दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है। मैंने उसे घूरा। मैं अपने रवैये पर हक्के बाजानिब हूँ, बूढ़ ने कहा और कार एक चौराहे से बाईं सिमत मोड़ दी। उस सिमत मुजाफाती आबादी वाला इलाका नजर आ रहा था, और बूढ़ के उस सिमत कार मोड़ने का मतलब ये था कि हमारी मंजिल करीब आ पहुंची है। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। चंद सड़कें मुड़ने के बाद उसने एक मुख्तसर सी इमारत के सामने कार रोक दी। इमारत इतनी मुख्तसर थी कि गाड़ी अंदर ले जाने की जगह भी नहीं थी। वो मकान शायद 3-4 कमरों पर मुश्तमिल रहा होगा, जिसकी बालाई मंजिल जेरे तामीर थी। बूढ़ ने कार से उतरकर गाड़ी लॉक की। मैं पहले ही गाड़ी से उतर चुका था। वो मुंह फुलाए हुए मकान में दाखिल हो गया। मैं उसके साथ ही चल पड़ा था। दाखिली दरवाजे के बाद एक मुख्तसर सा बरामदा था, जिसमें 3 तरफ दरवाजे खुलते थे। बूढ़ ने सामने वाला दरवाजा खोला और मैं उसके साथ ही अंदर चला गया। वो ड्राइंग रूम था और उसमें अंदरूनी दरवाजा नजर आ रहा था। बूढ़ ने मुझसे एक सोफे पर बैठने को कहा। तहजीब कहाँ है? मैंने उससे पूछा। कनीज हाज़िर जहां पना। अंदरूनी दरवाजे से एक नहायत खूबसूरत लड़की बरामद हुई। बिलाशुबा वो तहजीब ही थी, लेकिन उसे तहजीब की हैसियत से शनाख्त करना नामुमकिन था। तहजीब जिस तरह काम कर रही थी वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन सा था। पहले वो मुझे एक ख्वाहिशा के रूप में मिली थी, और इस वक्त एक ऐसी लड़की के रूप में थी जिसे देखकर दिल में खुद ब खुद गुदगुदी सी होने लगती है। वो अपनी उम्र से 10 साल छोटी नजर आ रही थी, जो ज़ाहिर मेकअप का कमाल था। वो एक ऐसी कमसिन और मुतनासिब जिस्म की मालिक दोशीज़ा नजर आ रही थी, जो देखने वालों को एक ही निगाह में अपना असीर कर लेती है। मैंने बूढ़ की तरफ देखा और वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, जानता हूँ अब मुझे दबा होने के लिए कहा जाएगा। जाता हूँ, चला जाता हूँ। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे से गुजरकर बाहर चला गया।
मैं हंसने लगा और तहजीब मेरे करीब आ गई। इस सूअर को क्यों बुला लिया तहजीब, मैंने उससे कहा। मैंने नहीं बुलाया, बल्कि ये सूअर खुद ही हमारे पास पहुंच गया। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमने इसे अपने साथ ना लाकर गलती की थी। बड़े गजब की सलाहियतों का मालिक है ये। काम करने पर आता है तो ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दे डालता है जिन पर मुश्किल ही से यकीन आए। किसी से पीछे नहीं रहता। ये खुद ही हमें तलाश करता हुआ मेरे पास पहुंच गया था। बहुत नाराज था, कहता था कि हमने उसे नजरअंदाज करके अच्छा नहीं किया और वो अपनी जिंदगी में आखिरी बार इस मुहिम में हमारे साथ शरीक है। इसके बाद हमारी और उसकी राहें जुदा हो जाएंगी। हाँ तहजीब, उसके खुलूस पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, तुमने ये मेकअप बड़ी महारत से किया है तहजीब। मजबूरी है अली, तहजीब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। यहाँ अगर जिस किस्म के हालात से दो चार होना पड़ा, मेकअप किए बगैर गुजारा नहीं था और इस मेकअप को देखकर मेरा गुजारा नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? मैं समझी नहीं तुम कहना क्या चाह रहे हो, तहजीब ने हैरत से कहा। तुम्हें देखकर ये भी याद नहीं रहा कि मैं कौन हूँ और किस मकसद के तहत यहाँ आया हूँ। बहुत कुछ भूल जाने को जी चाह रहा है तो भूल जाओ ना अली, तहजीब ने शर्माते हुए कहा। कौन तुम्हें याद रखने के लिए कह रहा है? वो मेरे बराबर ही आ बैठी। मैंने उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखा और उसके बाद कुछ देर के लिए हम वाकई सब कुछ भूल गए। तुमने बहुत जल्द मुझे उस होटल से हटा लिया। खुद फरामोशी के लम्हात गुजरने के बाद मैंने तहजीब से पूछा, तुम ये बताओ अली कि इस सिलसिले में तुम कहाँ तक पहुंचे? तहजीब ने मुझसे जवाबन सवाल किया। यूं समझ लो कि अब तक मैं कुछ भी नहीं कर सका। 2 कत्ल किए और 4 मकतूल देखे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे मालूम है कि तुमने एल्दे फोरे और उसके साथी को कत्ल कर दिया और ये बहुत अच्छा हुआ इसलिए कि एल्दे फोरे बहुत खतरनाक आदमी था। उसकी हैसियत शिमरक खानदान के सरबराह की सी थी। तुम्हें ये तो मालूम ही है कि शिमरक खानदान यहाँ का पसमानदा तरीन और बदनाम तरीन खानदान है। इसमें अक्सरियत जराइम पेशा अफराद की है, मगर उनमें से कोई भी साहिब हैसियत नहीं है। डी फोस्टर अपने खानदान को इस पसमानदगी से निकालने के इरादे से यहाँ आया था और एल्दे फोरे उसका भरपूर तरीके से साथ दे रहा था। इसके अलावा और भी बहुत से लोग डी फोस्टर के साथ हैं, लेकिन एल्दे सबसे ज्यादा खतरनाक था और इसीलिए उसका रास्ते से हट जाना बहुत जरूरी था। लेकिन तुमने जिन 4 मकतूलों की बात की है अली, मैं उनसे नावाकिफ हूँ। एल्दे फोरे ने मुझे एवरग्रीन के हट नंबर 17 का पता दिया था जहाँ डी फोस्टर मुकीम था, मगर वहाँ मुझे KGB के 4 एजेंटों की लाशें मिली जिन्हें गालिबन साइनाइड के जरिए हलाक किया गया था। अगर तुम समझ रहे हो कि उन्हें डी फोस्टर ने हलाक किया है तो ये गलत है। इसके जिम्मेदार कुछ और लोग हैं अली। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने हैरत से कहा। तहजीब हंसी, यही तो पुरलुत्फ बात है अली। इस बार हम दोनों का बराह रास्त टकराव है। कहाँ है? मैंने हसरत अमेज लहजे में कहा। तुम तो मुझसे इतने फासले पर बैठी हुई हो। शराफत नहीं अली, तहजीब झीम कर बोली। ये हकीकत है कि इस बार मैं तुमसे मुकाबला कर रही हूँ। अगर ये हकीकत है तो ये भी सुन लो कि मैं तुम्हारे मुकाबले में शिकस्त का ऐलान कर रहा हूँ। तुमने ऐसा किया तो समझ लो कि हमारे दरमियान झगड़ा हो जाएगा। तहजीब ने मुंह बनाकर कहा। क्यों भाई? मैं तुम्हें शिकस्त तो नहीं देना चाहती, लेकिन मैं तुमसे शिकस्त खाना चाहता हूँ। इस तरह नहीं, तहजीब ने कहा। मैदान में आकर फैसला होगा और फैसला उसी सूरत में होगा जब भरपूर मुकाबला किया जाए। ये काम शायद मैं कभी ना कर सकूं। मैंने कहा, तुम इन बातों को छोड़ दो और ये बताओ कि डी फोस्टर के बारे में तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो उन लोगों की हलाकत का जिम्मेदार नहीं है? ये मेरी अपनी मालूमात है, तहजीब ने कहा। KGB के हलाक होने वाले 4 एजेंट भी किसी खास अहमियत के हामिल नहीं थे, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि वो वहाँ कैसे पहुँच गए। ताम ये जरूर है कि लंबा चक्कर चल रहा है। अमेरिका से फार्मूले चुरा कर फरार होने वाले डी फोस्टर ने कोई बाकायदा प्लानिंग तो की नहीं थी। शायद वो जज्बाती हो गया होगा और उसने सोचा होगा कि वो अमेरिका के इस अहम राज को किसी मुल्क के हाथों फरोख्त करके बहुत बड़ी दौलत हासिल कर लेगा और अपने खानदान की मदद करेगा। उस बेवकूफ को अगर पहले से मालूम होता कि इस तरह दौलत कमाना कितना मुश्किल है तो शायद वो कभी ये हरकत ना करता। तुम्हारा तज्जिया दुरुस्त है तहजीब, लेकिन मुझे एक बात पर सख्त हैरत है। किस बात पर? ये बात एल्दे फोरे के इल्म में कैसे आ गई कि हम ओशील मिकाइल के लिए काम कर रहे हैं? वाकई ये बात बड़ी ताज्जुब खेज है और एल्दे फोरे की मौत के बाद तो शायद इस सवाल का जवाब कभी ना मिलता, लेकिन मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब फराहम कर सकती हूँ, तहजीब ने कहा और उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ चली? मैंने उसे टोका। मैं अकेली नहीं चली बल्कि तुम भी मेरे साथ चले, तहजीब ने मुस्कुरा कर कहा। आओ। वो अंदरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए बोली। वो मुझे मकान के अकबी हिस्से में ले गई जहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी।
ऊपर की जेरे तामीर मंजिल पर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। मैं हैरान था कि तहजीब ने मुझे आखिर क्या दिखाना है। जिस कमरे में मुझे वो ले गई उसकी दीवारों पर कोई रंगो रोगन नहीं था। तहजीब ने कमरे के एक कोने में मौजूद किसी चीज के बड़े से ढेर पर ढकी हुई तरपाल हटाई। उस तरपाल के नीचे से बरामद होने वाली चीज को देखकर मैं हैरान रह गया। वो एक इंसानी जिस्म था, मुर्दा इंसानी जिस्म। मैं हैरत से उस जिस्म को देख रहा था। तहजीब ने कमरे की खिड़की खोल दी, जिसकी वजह से कमरे में ज्यादा रोशनी आने लगी और मैंने उसे फौरन ही पहचान लिया। उसे पहचान कर मेरे ज़हन को हैरत का एक और झटका लगा। वो ओशील मिकाइल का मुलाजिम था, जो रोबोट के अंदाज में चलता था और अपनी मशीनी चाल की वजह से ही दूसरों की तवज्जो का मरकज बनता था। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा अली के एल्दे फोरे को हमारी यहाँ आमद और हमारे मकासद के बारे में कैसे इल्म हुआ था। तहजीब ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे सख्त हैरत हो रही है तहजीब, मेरे वहमो गुमा में भी नहीं था कि ये शख्स जर्मन साबित होगा। ये सिर्फ जर्मन ही नहीं है अली, इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि इसका ताल्लुक शिमर खानदान से है। लानत है ओशील मिकाइल पर, मैं बन्ना कर बोला। कमबख्त ने ऐसे शख्स को अपना दस्ते रास बना रखा था। अब तो ये भी कहा जा सकता है कि मुमकिन है हारूत राबील तक हमारे बारे में इल्म हो। तहजीब किसी सोच में डूब गई, फिर नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं ये मुमकिन नहीं है। उसने कम अज कम हारूत राबील से तो हरगिज़ राब्ता कायम नहीं किया होगा, क्योंकि इस तरह हुकूमत अमेरिका को इस सारे मामले की बनक पड़ सकती थी और फिर जाहिर है कि डी फोस्टर की नाकामी यकीनी थी। तो क्या ये शख्स डी फोस्टर की मदद कर सकता था? इसके अलावा एल्दे फोरे की मालूमात का और क्या जरिया हो सकता था? वहां से पूरी कहानी सुनने के बाद ये यहाँ पहुंच गया और हम एल्दे फोरे की निगाहों में आ गए। मगर तहजीब ये तो मुर्दा है, मैंने कहा। इसकी हलाकत का जिम्मेदार कौन है? मैंने खुद इसे हलाक किया है अली। अभी तो इसने सिर्फ एल्दे फोरे को हमारे बारे में मुतला किया था, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि एल्दे फोरे अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने जरूरी समझा कि इसे भी हलाक कर दिया जाए, वरना ये कुछ और लोगों को हमारे बारे में बता देता और यहाँ हमारा काम करना नामुमकिन हो जाता। बहरहाल ये बुरा हुआ कि एल्दे फोरे मारा गया। मैंने कहा, अब डी फोस्टर तनार रह गया है, कहीं वो किसी पार्टी की भेंट न चढ़ जाए। नहीं अली, हमारे ये अंदाजा गलत था कि डी फोस्टर बेयारो मददगार और बिल्कुल ही बेदस्तो पा है। दर हकीकत उसने खुद भी अपनी हिफाजत के कुछ इंतजाम कर रखे हैं, तभी तो बिरलन के रूसी, फ्रांसीसी और अमेरिकी हुकूमत के एजेंटों का अखाड़ा बने हुए होने के बावजूद वो अभी तक महफूज है। अमेरिकी एजेंट भी मैदान में है? मैंने हैरत ज़दा लहजे में कहा, हाँ, लेकिन ये हुकूमत अमेरिका के एजेंट नहीं है, बल्कि हारूत राबील ने उन्हें अपने जाती अखराजात पर यहाँ भेजा है ताकि डी फोस्टर को काबू में करके उससे वो मोहलक फार्मूले वापस कर लिए जाएं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो लोगों को चकमा देकर यहाँ से निकल गया है। कौन? मैंने हैरान होकर पूछा। डी फोस्टर, तहजीब ने संजीदगी से कहा। वो बड़ी सफाई से उन सब की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया है। मैं हैरत से तहजीब को देख रहा था। उसकी हासिल करदा मालूमात काबिले रिश्क थी। साफ जाहिर था कि उसने बड़ी मेहनत से काम किया होगा, वरना ये मालूमात हासिल करना आसान काम नहीं था। अब वसूलन मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए कि ये मालूमात तुम्हें किस तरह हासिल हुई, मैंने कहा। तहजीब हंसने लगी। हमें यहाँ से रवाना होना है अली, उसने कहा, और मैंने इसीलिए तुम्हें होटल से यहाँ बुलवाया है। कहाँ चलना है ये भी बता दूंगी, पहले तुम कुछ देर आराम तो कर लो, उसके बाद तुम्हारे चेहरे पर भी तब्दीलियां की जाएंगी। बहुत खूब, मैंने कहा। गोया अपने बाद अब तुम मेरे चेहरे पर अपने हाथों के कमाल का मुजाहरा करोगी। उसके बाद बड़ी देर तक हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे और फिर कुछ देर आराम करने के बाद तहजीब मेरे चेहरे पर मेकअप करने के लिए तैयार हो गई। मेकअप के दौरान मुझे आईना देखने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने खुद को तहजीब के हवाले कर दिया। वो तकरीबन 1.5 घंटे तक मेरे चेहरे पर मसरूफ़ अमल रही। मुझे कतई अंदाजा ना हो सका कि मेरा चेहरा तब्दीलियों के किन मराहिल से गुजर रहा है। 1.5 घंटे बाद मेकअप इख्तिताम को पहुंचा और तहजीब ने मुझ पर तनकीदी निगाह डालने के बाद आईना मेरी तरफ बढ़ा दिया। आईना देखकर मेरे हल्क से एक बेसाख्ता किस्म का कहका उबल पड़ा। गालिबन ये मेरी उस बात का रद्द अमल है जो मैंने तुमसे कही थी, मैंने हंसते हुए कहा। तहजीब ने मुझे एक पुरकशिश नौजवान बना दिया था। ये बात नहीं है अली, तहजीब ने मुस्कुरा कर कहा, बल्कि ये एक जानी पहचानी सूरत है और वक्त की जरूरत है। किसके लिए? मैंने कहा। ये बात अभी सीगाए राज में रहेगी, तहजीब बोली। चलो ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बार तुम बेहद पुरइसरार नजर आ रही हो और तुम्हारे अंदाज में जबरदस्त खुद एतमादी है। तुम्हारी ये बात मैं तस्लीम करती हूँ, लेकिन इसकी भी एक वजह है, तहजीब ने संजीदगी से कहा।
वजह बताई जाएगी या वो भी सीगा राज में रखी जाएगी? वजह जरूर बताई जाएगी अली, इसके बगैर तो बात ही नहीं बनेगी। वजह ये है कि तुमने हमेशा बड़े बड़े काम तनहा सर अंजाम दिए हैं। किसी मुहिम में अगर मुझे शरीक किया भी तो सिर्फ इस हद तक के साथ ले गए और साथ ले आए। काम सारे तुमने खुद ही किए। अगर कहीं मेरी जरूरत पड़ गई तो मुझसे काम ले लिया, वरना मेरी छुट्टी। इस बार मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं खुद भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। इत्तेफाक से हमने जो मंसूबा बनाया है उसके तहत ये जरूरी नहीं कि हम यकजा ही रह कर काम करें, बल्कि आमतौर पर हमें अलग अलग रह कर काम करना होगा। इससे हम कम वक्त में ज्यादा काम मुकम्मल कर सकेंगे और साथ ही मुझे ये भी मालूम हो जाएगा कि खुद मेरे अंदर कितनी सलाहियतें पोशीदा हैं। तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा कि तुम नाहक मेरे लिए परेशान रहते हो। जो हुक्म मलका आलिया, मैंने मोदबाना लहजे में कहा। अदना कनीज को मलका आलिया कहकर शर्मिंदा ना करें आलमे बना। तहजीब ने तुर्की ब तुर्की कहा और हम दोनों ही हंस पड़े। ठीक है भाई, जो कुछ तुम कहना चाहती हो माने लेता हूँ। वैसे भी मैंने इस बार फैसला कर लिया है कि तुम्हारी मातहती ही में रहकर काम करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद सारी जिंदगी मैं तुम्हारी मातहती में रहने को तैयार हूँ। तहजीब ने बड़े दिलरुबा अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। हम इसी रोज वहाँ से रवाना हो गए। हमारी अगली मंजिल मगरबी जर्मनी साबित हुआ। बुढ़ भी हमारे साथ ही था, मगर उसने अपना बेकअप बरकरार रखा था। मेरा ये अंदाजा गलत निकला कि हमारी मंजिल मगरबी बर्लिन है, इसलिए कि मगरबी बर्लिन से बस के जरिए हम हैम्बर्ग की तरफ रवाना हो गए। शायद तहजीब मालिक एक्स हैम्बर्ग ही जाना चाहती थी। बुढ़ ने तो पहले ही ला ताल्लुक सा रवैया इख्तियार कर रखा था और अब मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। तहजीब से किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया था। बात तो एक ही थी कि काम वो करती या मैं करता। मैं तो उसे अपने वजूद का एक हिस्सा तस्लीम कर ही चुका था। इसके अलावा मुझे यकीन था कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। हम यूरोप की सबसे बड़ी बंदरगाह पहुंच गए। तिजारती फौजी मुसाफिर बरदार जहाज और छोटी बड़ी कश्तियां मीलों तक लंगर अंदाज दिखाई दे रही थी। गोदी में बेशुमार मल्लाह घूमते नजर आ रहे थे। बंदरगाह पर मौजूद हुसीन लड़कियां उनकी तवज्जो का मरकज थी। वहां से गुजरने के बाद हम एक दरमियाना दर्जे के होटल में पहुंचे। तहजीब ने वहां 2 कमरे किराए पर हासिल किए। एक बुढ़ को दे दिया गया और दूसरे में हम दोनों बराजमान हो गए। मुझसे आइंदा के प्रोग्राम के बारे में नहीं पूछोगे अली? कमरे में सामान तरतीब से रखा जा चुका तो तहजीब ने मुझसे पूछा। पूछने का जी चाह रहा है चंदा, लेकिन मैंने बात अधूरी छोड़ दी। तहजीब चंद लम्हे मेरे बोलने की मुंतजिर रही, मगर जब मैंने चुप साधे रखी तो उससे रहा नहीं गया। तुम क्या कह रहे थे अली? मैं कह रहा था कि जी तो चाहता है मालूम करने को, मगर इस ख्याल से रुक जाता हूँ कि कहीं ये भी सीगा राज में रखने की बात ना हो। नहीं, तहजीब ने हंस कर कहा। फिर संजीदा होते हुए बोली, दरअसल डी फोस्टर का एक खुफिया मंसूबा मेरे इल्म में आया है। मैं ये नहीं कहती कि दूसरे इससे लाइल्म होंगे, लेकिन ये मुमकिन है कि उन्हें अभी पूरे तौर पर डी फोस्टर के प्रोग्राम की तफसील ना मालूम हो सकी हो। यहाँ कई गिरोह खिलाफे कानून सरगर्मियों में मुलव्वस है और खुफिया तौर पर जराइम का इर्तिकाब करते हैं। शिमरक खानदान का एक फर्द किंग इटलस जो यहाँ रहता है, उसका भी एक गिरोह है जो किंग के नाम से मशहूर है और पहाड़ी कैंपिंग में सबसे बड़ा शुमार किया जाता है। पहाड़ी कैंपिंग? हाँ, यहाँ कैंपिंग ठेके पर चलती है। इन कैंपों में मुंशियात और दीगर ममनुआ अशिया का कारोबार होता है। हर कैंप की जिम्मेदारी किसी एक शख्स के पास होती है जो अपने इलाके में अमन व अमान कायम रखने का जिम्मेदार होता है और अपने इलाके में उसकी बड़ी साख होती है। डी फोस्टर को शायद ये एहसास हो गया था कि मशरकी जर्मनी में सख्त पाबंदियों के बायस वो अपने काम की तकमील नहीं कर सकेगा। कम्युनिस्ट ब्लॉक के किसी मुल्क में भी रहकर इस किस्म का काम करना मुमकिन नहीं होगा। ये एहसास होते ही उसने मशरकी जर्मनी छोड़ा और मगरबी जर्मनी आ गया। यहाँ अगर वो किंग इटलस से बिला। अब मुझे ये तो नहीं मालूम कि किंग इटलस इस सिलसिले में क्या कर रहा है, लेकिन अंदाजा यही है कि अब डी फोस्टर किंग इटलस के सारे अपना काम आगे बढ़ाएगा। ये भी तो मुमकिन है कि डी फोस्टर को एल्दे फोरे की मौत का इल्म हो गया हो और उसने इसीलिए राय फरार इख्तियार की हो। मैंने कहा, बिल्कुल ये बात मुमकिनात में से है, तहजीब ने कहा, लेकिन एक इम्कान ये भी है कि खुद एल्दे फोरे ने डी फोस्टर को किंग इटलस से काम लेने की राह सुझाई हो। इस सिलसिले में सारी बातें क्यास की हुदूद में है। ताम ये बात यकीनी है कि डी फोस्टर वहाँ नहीं यहाँ है। ठीक है, मैंने सारी लाया। मुझे ये तो बताओ कि मेरे लिए आइंदा क्या हुक्म है? अब ऐसी बातें भी करोगे अली? तहजीब अफसुर्दा हो गई। कमाल है भाई, जहाँ तक ताउन की बात है मैं हर मुमकिन ताउन कर रहा हूँ, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? तुम्हारा अंदाज ऐसे अली जैसे तुम इस तरह काम करने में अपनी हद तक महसूस कर रहे हो। तुम गलत समझ रही हो तहजीब।
इसके बरक्स इस बार किसी की मातहती में काम करने में जो लुत्फ आ रहा है वो तनाव काम करने में कभी नहीं आया। जाहिर है मैं किसी गैर की मातहती में तो काम नहीं कर रहा, जिसकी मातहती में काम कर रहा हूँ उसे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज रखता हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी कारकर्दगी को करीब से देखने का ख्वाह हूँ। ये सब बातें दिल से कह रही हो अली? कह तो जबान से रहा हूँ मगर निकल दिल से रही हैं। अच्छा तो फिर एक वादा करो, तहजीब ने कहा। 10 वादे करने को तैयार हूँ, मैं खलूस से दिल से बोला। अगर कहीं मुझे गलती करते देखो तो टोक देना ताकि मेरी इस्लाह हो सके। तुम्हें ये बात कहने की जरूरत नहीं थी तहजीब, ये तो मुमकिन ही नहीं कि मैं तुम्हें गलती करते देखूं और खामोश रहूं। इसके बाद मैं काफी देर तक तहजीब से कैंपिंग के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। फिर मैंने उससे मेकअप के बारे में पूछा जो उसने मेरे चेहरे पर किया था। हम यहाँ आए हैं तो हमें काम करने के लिए किंग इटलेस से करीब होना पड़ेगा और जो मेकअप हम दोनों के चेहरों पर है ये इस सिलसिले में हमारी मदद करेगा। इसकी कोई खास वजह? मैंने तहजीब को गौर से देखते हुए पूछा। वजह ये है कि हम दोनों उसके बहुत ही गहरे दोस्त मिस्टर फेरिक्स की औलाद हैं। मिस्टर फेरिक्स मर चुके हैं और हम दोनों तवील अरसे कबल साउथ अमेरिका जाकर वहीं आबाद हो गए थे। अपने अनजानी दोस्त की औलाद को देखकर किंग इटलेस कितना खुश होगा इसका तुम अंदाजा कर सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी थोड़ा बहुत ड्रामा कर लेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ भी रहा हूँ और शिद्दत हैरत से पागल भी हुआ जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं ये बात माने लेता हूँ कि तुम्हें एल्दे फोरे या डी फोस्टर के किसी आदमी के जरिए कुछ ऐसी बातें मालूम हो गई होंगी जिनसे तुमने ये अंदाजा लगा लिया हो कि डी फोस्टर यहाँ आया है और अब किंग इटलेस का मेहमान है। लेकिन किंग इटलेस की तारीख, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में तफसीलात हासिल कर लेना मेरे लिए नाकाबिले यकीन सी बात है। मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे दांतों में उंगलियां दबाने पर मजबूर न कर दो। ये इतनी हैरान कुन बात तो नहीं है अली, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। वैसे भी कोई घरेलू लड़की तो हूँ नहीं, तवील अरसे तक ग्रीन पोल में काम कर चुकी हूँ, तो मैंने तुम्हारी इस हकीकत से कब इनकार किया? मैंने मुस्कुरा कर कहा। उसके बावजूद भी तुम्हारी कारकर्दगी हैरान कुन है। गोया जो कुछ मैं कर रही हूँ तुम उससे मुतमईन हो? तहजीब ने पूछा। मुतमईन तो बहुत हल्का लफ्ज है, कोई भारी भरकम लफ्ज तलाश करो, मैंने कहा और तहजीब हंसने लगी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। तहजीब की फराहम करदा इतलात मैंने अपने ज़हन में महफूज कर ली थी। डी फोस्टर से वो फार्मूला हासिल करने के लिए 3 पार्टियां सरगर्दां थी। हारूद राबील का गिरोह, रूसी KGB और फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विस, चौथी पार्टी हम खुद थे जो सिर्फ वशील मिकाइल के लिए काम कर रहे थे। फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विस का कोई फर्द अभी तक मेरी निगाह में नहीं आ सका था, लेकिन मैं समझता था कि अपने 4 एजेंटों के मारे जाने के बाद KGB वाले खासी चौकस हो गए होंगे। दफतन एक ख्याल मेरे ज़हन में आया, क्या अभी तक डी फोस्टर वाले मामले में इजरायली एजेंट मैदान में नहीं उतरे? मैंने तहजीब से पूछा। मुमकिन है उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हों, लेकिन मुझे ऐसी कोई इतला नहीं मिली, तहजीब ने जवाब दिया। मैं मान नहीं सकता कि मस्जिद के एजेंट इस मामले से अलग रह सके। ताम ये तुम्हारा केस है। मैंने कहा अगर तुम इजाजत दो तो मैं जरा घूम फिर कर हम्बर्ग की सैर कर लूं।